काफी समय पहले की बात है। लक्ष्मी नगर राज्य पर राजा सूर्यवर्धन राज करते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी और राज्य की प्रजा अपने राजा के प्रति बहुत प्रसन्न थी। एक दिन की बात है। मंत्री जी, मेरी अवस्था अब दिन ब दिन काफी कमजोर होती जा रही है। मेरा मन अब यह कर रहा है कि मैं इस राजपाट के कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजार दूं। महाराज, यदि आप जैसा कुशल और दयालु राजा राजपाट को छोड़ देगा तो फिर राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? मेरे विचार से महाराज, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा पुत्र यानी कि इस राज्य के युवराज अर्जुन गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल आने वाला है। वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। युवराज के यहाँ आने के पश्चात उसको इस राज्य का राज्यभार सौंपकर मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। ये विचार भी अच्छा है महाराज, लेकिन क्या मंत्री जी? मैं ये कह रहा था कि क्या इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा? इस बारे में आप अवश्य ही सोच विचार करें। मेरा तो सुझाव है कि आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाइए, उसके बाद ही आप राज सिंहासन का त्याग कीजिए। आपका विचार भी सही है मंत्री जी। युवराज के आते ही तुरंत उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से आप युवराज के साथ 1 वर्ष तक राज्य का कारोबार संभालिए। युवराज को बताएं कि राजपाट किस तरह से चलाया जाता है। राज सिंहासन संभालने के सारे तरीके उन्हें सिखाएं। एक बार युवराज उन सभी कार्यों में निपुण हो जाए, उसी समय आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ठीक उसी समय राज्य में जगह जगह पर चोरियां होने की घटनाएं राजा के कानों तक पहुंच रही थीं। उसी वक्त राज्य में एक साधु महाराज आया था। मुझे बचाइए साधु महाराज, मुझे बचाइए। घर में खाने पीने के लिए नहीं है, जेब में 1 रुपया तक नहीं है। मैं बिल्कुल निर्धन बन गया हूँ। ऐसे में आप ही कुछ कर सकते हो साधु महाराज, आप ही कुछ कर सकते हो। चिंता मत करो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारा भविष्य साफ साफ दिख रहा है। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। लेकिन कैसे महाराज, कैसे? तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के सामने आंगन में एक पेड़ है। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारा धन उस पेड़ के पास जमीन में गाड़ कर रखा है। कल पूर्णिमा की रात है और कल रात तुम वह धन आंगन में से निकाल लेना। आप धन्य हो साधु महाराज, आप धन्य हो। वो साधु महाराज तो बहुत ही ज्ञानी है। सच में उनके कहने के अनुसार खजाना हाथ लगा है। साधु महाराज की जय हो, साधु महाराज की जय हो, जय हो साधु महाराज की। सारे नगर में ये खबर फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर रामलाल को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। धीरे धीरे सारे राज्यों में खबर फैली कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों को पूर्वजों के द्वारा छुपाए खजाने के बारे में भी बताते हैं। इधर युवराज भी अपनी पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से अपने राजमहल वापस लौट आए। पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा हुआ तुम अपनी पढ़ाई करके वापस लौट आए। पुत्र, अब मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। अब मुझे तुम इस राज्य की जिम्मेदारी से मुक्त कर दो पुत्र। पिताश्री, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अभी इस वक्त आप चिंता मत कीजिए। सही समय आने पर मैं राज सिंहासन की जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल लूंगा।
महाराज की जय हो महाराज की। आपके लिए एक गुप्त संदेश लेकर आया हूँ। बताओ सिपाही, क्या संदेश है? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों से यह खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा विजय सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। वो किसी सही मौके की तलाश कर रहा है महाराज। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। सिपाही, तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेजो। युवराज, देखो वक्त भी कितना भयंकर होता है। एक तरफ हमारे राज्य में चोर और लुटेरों का आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा शत्रु राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। हमारा राज्य पूरी तरह से मुश्किलों में फंस गया है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है युवराज। पिताश्री, पहले तो हमें शत्रु राजा का सामना करके उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज्य को खो बैठेंगे। रही दूसरी बात, मुझे पक्का ही पता है वो चोर लुटेरे जो भी कोई है वे अभी राज्य में ही है। राज्य में लूटा हुआ खजाना भी अभी वो लोग राज्य के बाहर लेकर नहीं गए होंगे। हम अवश्य ही उन चोर लुटेरों को पकड़कर जनता से लूटा हुआ खजाना उन्हें वापस लौटा सकते हैं। आप सबसे पहले सेनापति को बुलाइए। कुछ ही समय में राज्य के मंत्री और सेनापति वहाँ पर हाजिर हो गए। तो मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अभी अभी हमारे गुप्तचरों से हमें एक खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा विजय सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस समय हमें कौन सी तैयारियां और क्या क्या करना है उसकी चर्चा करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताओ सेनापति, गुप्तचरों द्वारा लाई गई इस सूचना के बारे में हम क्या कर सकते हैं? महाराज, शत्रु देश का राजा राजा विजय सिंह बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास हजारों सैनिक हैं, अनगिनत हथियार हैं। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी। हमें अपने सैनिकों के लिए और ज़्यादा हथियार खरीदने के लिए कई सारे धन की आवश्यकता है। तभी हम शत्रु राजा को हरा सकते हैं महाराज। लेकिन सेनापति जी, आपको सब मालूम होते हुए पहले से ही सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। अब इतने कम समय में नामुमकिन सा दिख रहा है। क्षमा करें युवराज, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास जितना धन है वह काफ़ी नहीं है, जिसके कारण न तो हम नए सैनिक दल में शामिल कर पा रहे हैं, न ही उनके लिए नए हथियार खरीद पा रहे हैं युवराज। ठीक है सेनापति जी, अब तुम ऐसा करो, सबसे पहले सैन्य शक्ति बढ़ाने का काम करो। आज से ही हमारे राज्य में जितने नौजवान हैं उनको सैनिक प्रशिक्षण देना आरंभ करो। किसी भी समय पर उन्हें शत्रु सेना का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है युवराज, मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा। मंत्री जी, आप कल ही राज्य दरबार का आयोजन कीजिए और बाकी सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कह दीजिए। अगले दिन राज्य दरबार का कार्यभार चल ही रहा था, तभी आप कौन हो साधु महाराज और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, ये साधु महाराज तो बहुत ही पहुंचे हुए हैं। साधु महाराज भविष्य बताने में महारत हैं। मैंने राज्य के लोगों से इन साधु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। सौभाग्य की बात तो यह है कि साधु महाराज आज खुद ही राज्य दरबार में चल कर आए हैं। हे महाराज, मुझे ये मालूम है कि शत्रु राजा के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को लेकर आप बहुत ही चिंतित हैं, लेकिन आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए आपके राज्य का क्या उसके आसपास भी कोई शत्रु नजर उठाकर नहीं देखेगा। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। परंतु साधु महाराज, आप सब ये सारी बातें कैसे जानते हैं? क्योंकि यह सारी गुप्त बातें हमने हमारे दरबार के कुछ ही खास लोगों को ही बताई थी। क्षमा करें महाराज, पर मैं अपनी योग विद्या के बल पर संसार की सारी बातें जान सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको आपकी सेना शक्ति मजबूत करने के लिए और हथियार खरीदने के लिए कई सारे धन की आवश्यकता है, बल्कि आपके भंडार में धन मौजूद ही नहीं है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपके पूर्वजों के द्वारा
एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छुपाया गया है। अगर आपको ये खजाना मिल जाए तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्या कहा साधु महाराज? हमारे पूर्वजों का खजाना? ये बात तो आज तक मुझे भी पता नहीं थी। बताइए बताइए साधु देवता, वो खजाना कहाँ पर होगा? महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़कर गए हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो सारा खजाना आपके नगर के मुख्य द्वार के नीचे छिपाया गया है। वहां पर अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। साधु देवता, अगर आपकी बात सच निकली तो मेरा पूरे राज्य का कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानिए और नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देख लीजिए, आपको अपार धन मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्री जी, इस साधु की बातें सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा है, परंतु हम लोग इस बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? महाराज, इस साधु महाराज ने हमारे राज्य के कई लोगों को उनके पूर्वजों द्वारा छिपाए धन के बारे में बताया है। जब उन सभी लोगों ने साधु महाराज के बताए जगह पर खोद कर देखा तो सचमुच ही उन सभी लोगों को धन की प्राप्ति हुई। यह बात मैं राज्य के कई लोगों से पहले सुन चुका हूँ। मुझे लगता है हमें एक बार साधु महाराज की बातों पर यकीन करना चाहिए और नगर का मुख्य द्वार गिराकर उसके नीचे खोद कर देखना चाहिए। महाराज, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर छिपाया सारा धन हमें मिल जाए तो बहुत ही जल्द हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकते हैं, नए नए हथियार खरीद सकते हैं। वैसे भी इस वक्त हमें धन की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो मजबूरन हमें राज्य के सभी लोगों पर ज्यादा लगान लगाना पड़ेगा और वे हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो महाराज, क्या मैं कल से ही नगर के मुख्य द्वार की खुदाई शुरू करूं? युवराज ये सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। जरा रुकिए सेनापति जी, आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद वहां पर खुदाई का काम शुरू करेंगे और देखेंगे कि सचमुच वहां पर कोई खजाना छुपा कर रखा भी है या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा युवराज, आपका मन करे तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए राज दरबार की कार्यवाही यहीं पर समाप्त होती है। युवराज, हमें उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब राज्य का भाग्य उसी धन पर निर्भर है। पिताश्री, आप एक बात भूल रहे हैं। उस साधु ने नगर के मुख्य द्वार के नीचे खजाना बताया है, परंतु अगर इस समय नगर का मुख्य द्वार गिरा देंगे तो शत्रु राजा बहुत आसानी से हमारे नगर पर हमला कर देगा। वही एक ही सबसे मजबूत द्वार नगर की इस वक्त रक्षा कर रहा है। अगर वही नहीं रहा तो शत्रु बहुत आसानी से हमारे राज्य में प्रवेश कर जाएगा। तो फिर युवराज, हमें क्या करना चाहिए? उस खजाने को हम ऐसे ही छोड़ दें? पिताश्री, पहले हमें ये भी तो पता लगाना होगा कि क्या साधु की कही बातें सच है भी या नहीं। आप मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं इस बात की पूरी छानबीन करके फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप इस मामले में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। तो ठीक है युवराज, मैं अभी सेनापति से बात करता हूँ और इस विषय पर एक सप्ताह के लिए बंदी लगाता हूँ। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। कैसे आना हुआ युवराज? अरे मित्र, तुम मुझे युवराज नहीं बल्कि अर्जुन कह के पुकारो। हम दोनों तो बचपन के मित्र हैं। नहीं मित्र, आप तो राजा के पुत्र हो और हमारे होने वाले महाराज भी आप ही हो। अरे फिर से वही बात। चलो ठीक है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस राज्य में सबसे वफादार और भरोसेमंद तुम ही हो। इसीलिए तो मेरे पिताश्री यानी कि महाराज के विशिष्ट अंगरक्षक हो। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। युवराज, मुझे क्या काम करना है? मित्र, हमारे नगर में एक नए साधु महाराज आए हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हाँ युवराज, मैंने भी उस साधु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। राज्य के लोगों का कहना है उन साधु महाराज के कहने पर
उनके पूर्वजों द्वारा छिपाया हुआ खजाना उन्हें मिला है। साधु महाराज ने किस जगह पर खजाना मिलेगा बताया है, उन्हें वो खजाना उसी जगह पर मिला है। मित्र, मैंने भी बिल्कुल यही सुना है। चलो हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा काम करना है। कुछ ही समय के पश्चात दोनों ने अपना भेष बदल लिया और एक साधारण गांव वालों की तरह धारण कर युवराज अपने मित्र कमल को उसके घर चल पड़े। देखो मित्र, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ऐसा करते हैं, हम ये स्वर्ण मुद्राएं से भरी पोटली इसी कमरे में खोद कर छिपा देते हैं। परंतु युवराज, मेरे ही घर धन क्यों छुपाना है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो मित्र, हम ये धन यहाँ पर छिपाएंगे और साधु महाराज से जाकर पूछेंगे। फिर हमको ये पता लगाना है कि साधु महाराज इस धन के बारे में बताता है या नहीं, या फिर कुछ और ही बताता है। युवराज, मैं तुम्हारी बात समझ गया। कमल, तुम ऐसा करो, यह धन यहाँ पर छिपाने के बाद सीधा साधु महाराज के पास चले जाओ और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा कहीं पर खजाना छिपाया है या नहीं, यह बात उनसे पूछ लो। वो जो भी कुछ बताता है तुम मुझे आकर बताओ, फिर देखेंगे क्या करना है। अब हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। धन छिपाने के बाद युवराज अपने महल चले आए और युवराज का मित्र कमल साधु के पास चला गया। प्रणाम साधु महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम लेकर आया हूँ। पुत्र, मुझे लगता है जरूर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है। साधु महाराज, मेरी दादी मुझसे हमेशा कहती थी, मेरे दादा परदादा बहुत ही अमीर थे, मगर मैंने तो घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देखी। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पूर्वज कहीं न कहीं पर तो खजाना छिपा कर गए हैं। अगर आप कृपा करके मुझे बता देंगे कि वो सारा धन संपत्ति कहाँ पर रखी है तो बहुत मेहरबानी होगी। जरूर बताऊंगा, पर इस वक्त नहीं, क्योंकि अब शाम का समय निकट आ चुका है और मैं शाम से लेकर सुबह तक कोई किसी तरह की भक्ति नहीं करता। इसलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ और कल सुबह आकर मुझसे मिल लेना। उसके बाद कमल सीधा युवराज से मिलने राजमहल चला गया। कमल ने सारी हकीकत युवराज को बता डाली। अच्छा, तो ऐसी बात है, ऐसा काम करते हैं, आज रात हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर को पहरा देते हैं। पूरी रात जागकर देखते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास क्या हलचल होती है। परंतु युवराज, मेरे घर को पहरा देने से क्या होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी है ना। कमल, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और रात के समय तुम मेरे साथ ही रहो। हमें तुम्हारे घर के बाहर पहरा देना है। देखा कमल, यानी मेरा शक सही निकला। वो आदमी गड्ढा खोदकर कुछ छिपा रहा है। मुझे पक्का यकीन है ये काम उस नकली साधु का ही है। हाँ युवराज, आप ठीक ही कह रहे हो। यानी वो साधु महाराज यह स्वर्ण मुद्रा छुपाकर कल मुझे धन के बारे में बताने वाला है। इसका मतलब है कि वो जिस किसी को भी धन के बारे में बताता है उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय खुद वहां पर जाकर स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखता है। जरा ध्यान से तो देख लेता हूँ कि वो आदमी है कौन। अरे ये क्या, ये आदमी तो सेनापति जी का खास आदमी है, या यूं कहूँ सेनापति का दाहिना हाथ है। क्या तुम सच कह रहे हो? इसका सीधा सीधा मतलब इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति भी शामिल है। ठीक है मित्र, तुम कल सुबह फिर से उस साधु महाराज के पास जाना। उसके बाद क्या करना है मैं वो बताऊंगा। इसका मतलब यह है कि यह सारी साजिश हमारे सेनापति ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को बंदी बनाकर कारागृह में डालने की आज्ञा देता हूँ। नहीं नहीं पिताश्री, इस समय आपको रुकना होगा। कल रात को हम उस साधु की कुटिया को पहरा देंगे ताकि हमें ये पता चले कि उस साधु के साथ और कितने लोग इस षड्यंत्र में शामिल है। हाँ युवराज, तुम ठीक कह रहे हो। कल हम भेष बदल कर साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे और उन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे जो हमारे राज्य के शत्रु हैं। पुत्र, मैंने योग विद्या के बल पर यह देख लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए खजाना कहाँ पर छिपा कर रखा है।
तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ है तुम वहीं पर खोद कर देख लेना, वहीं पर तुम्हें 1000 मुद्राएं मिल जाएंगी। मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ साधु महाराज, आपने तो मेरी समस्या दूर कर दी। अब मैं चलता हूँ। कमल ने सारी बात युवराज को बता डाली। तो मेरा शक सही निकला। हम लोगों ने जहाँ पर धन छिपाया था वो जगह छोड़कर साधु ने उस आदमी ने जहाँ पर धन छुपाया है उसका पता बताया। मुझे पक्का विश्वास है कि वो साधु और कोई नहीं बल्कि हमारे शत्रु राज्य विजय सिंह का गुप्तचर है। उसी रात तीनों साधु की कुटिया के पास छिपकर निगरानी करने लगे। उनका शक सही निकला। कुछ ही समय के बाद उनका सेनापति उस साधु महाराज की कुटिया के पास जा पहुंचा। और सेनापति बताओ तो सही, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? क्या महाराज विजय सिंह ने तुम्हें जो काम सौंपा है वो पूरा हुआ या नहीं? महाराज विजय सिंह तो आक्रमण करने का मौका कब से तलाश रहे हैं। आपने खजारे के बारे में बताया है। उसके बाद महाराज नगर का मुख्य द्वार गिराकर काम शुरू करने की तैयारियां कर चुके हैं। बस लगभग 1 सप्ताह के बाद यह काम शुरू होने वाला है। एक बार नगर का मुख्य द्वार गिराकर उसके नीचे खुदाई का काम शुरू हो गया, उसके बाद उन लोगों को वहां पर मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। उसके बाद आक्रमण करने के लिए हमारे सेना को कोई परेशानियां नहीं होंगी। अगर वो मुख्य द्वार नहीं होता तो अब तक हम लक्ष्मी नगर पर राज कर चुके होते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुख्य द्वार ही अब तक इस राज्य को बचा रहा है। अगर वह नहीं रहेगा तो इस राज्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपने तो सही योजना बनाई है। पिछले 1 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं वह बस उसी का फल है। अब हम जल्दी ही हमारे कार्य में सफल होने वाले हैं। तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। इस राज्य के सभी लोग मुझ पर विश्वास कर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे वो बुद्धिमान राजा भी। यह सब तो ठीक है, पर मेरे बारे में विजय सिंह ने क्या कहा? महाराज ने क्या कहा है उसकी चिंता तुम मत करो। इस राज्य पर कब्जा करने के बाद विजय सिंह तुम्हें इस राज्य के राजगद्दी पर बिठा देंगे। सेनापति, तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। यह सब आपकी सहायता से ही हो रहा है। आपके जैसा गुप्तचर मेरे साथ नहीं होता तो यह सब नामुमकिन था। देखा आपने पिताश्री, सेनापति कितने बड़ा धोखेबाज है। वो हमारे हाथों हमारे नगर के मुख्य द्वार को उद्ध्वस्त करना चाहता है ताकि शत्रु राजा हमारे नगर पर आक्रमण करके राजमहल और राजधानी पर कब्जा कर सके। तुमने ठीक कहा युवराज। अब और देर करने से कोई फायदा नहीं है। उन दोनों को तुरंत ही बंदी बनाया जाए। कमल, तुम तुरंत ही सैनिकों को लेकर जाओ और उन दोनों को बंदी बनाकर लाओ। कुछ ही समय में कमल ने उन दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने हाजिर किया। सेनापति, मैं तो तुम पर कितना विश्वास करता था, लेकिन तुमने इसके बदले में विश्वासघात किया, हमारे साथ गद्दारी की है। इन लोगों को तुरंत ही कारागृह में डाल दो। अब से ये दोनों अपना जीवन काल कोठरी में सड़ेंगे। शाबाश युवराज, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से इस षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुम्हें इस राज्य का राज्यभार सौंपने का वक्त आ गया है। लेकिन पिताश्री, अभी इसके लिए मुझे और समय चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने राज्य के होनहार नौजवानों को सैनिक प्रशिक्षण देकर हमारे राज्य की सैन्य शक्ति बढ़ानी है। मुझे तुम्हारा हर प्रस्ताव मंजूर है युवराज। और एक बात पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि कमल को हमारे राज्य का सेनापति बनाया जाए, क्योंकि कमल से बड़ा वफादार और बहादुर सेनापति मुझे कहीं और नहीं मिलेगा।